हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं विजन आईएएस के टेस्ट 24 जो कि विजन आईएएस के फुल सिलेबस का पहला टेस्ट है के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस 28 मई को होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हो। इस उद्देश्य के लिए विधानमंडल में एक विधेयक को निम्नलिखित में से किसकी पूर्व स्वीकृति के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, नहीं 21 वर्ष है। ये गलत है। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार निर्भरता की किसी भी प्रश्न को अनिवार्य रूप से राज्य के उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है। राज्य विधानमंडल जिस प्राधिकरण को इसके लिए अधिकृत करेगा वहाँ पे भेजा जाएगा, अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो एक और नहीं टू। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड और दया याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1980 में बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ये स्टेटमेंट सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 मृत्युदंड के विरुद्ध दया याचिकाओं दायर करने से संबंधित प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 72 में दया याचिका शब्द का उल्लेख न तो अनुच्छेद 72 में किया गया है और न ही भारत के संविधान में कहीं भी इसकी व्याख्या की गई है। दया याचिकाओं से संबंधित कोई सांविधिक लिखित प्रक्रिया भी नहीं है। हालांकि बिहार में न्यायालय में सभी राहत उपायों के समाप्त होने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से कोई रिश्तेदार राष्ट्रपति को लिखित दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएं प्राप्त की जाती है, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय के उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? तो दो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो केवल 2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतवल्क यानी टूथ इनेमल शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह जल में घुलनशील नहीं है, किंतु मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर इसका क्षय होने लगता है। यह निर्मित होता है। तो टूथ इनेमल बना होता है किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप है। तो टूथ इनेमल में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नौच शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहा है? तो टी कोशिका एक प्रकार की WBC होती है, यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है। और ये टी सेल करती क्या है? कोई भी रोगाणु जैसे वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया, हम बीमार हुए, बीमार होने के बाद ठीक हो गए, तो ये टी सेल उसका फ़ोटो खींच करके रखती है। और फ्यूचर में कभी भी उस फैमिली का कोई मेंबर हमारे शरीर में फिर से यदि इंटर करता है तो ये टी सेल्स उसको पहचान जाती है, फ़ोटो खींच करके रखी रहती है और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस वायरस को मार करके ख़त्म कर देता है। तो ये सीननौच जो है, सीननौच सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR सेल टी सेल थेरेपी है। टी कोशिकाओं नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सहायता से कैंसर के उपचार की एक विधि है। इसके तहत रोगी के रक्त से टी कोशिकाओं को प्राप्त किया जाता है और इन्हें प्रयोगशाला में इस प्रकार संश्लेषित किया जाता है कि ये कैंसर की कोशिकाओं को लक्षित करके उन्हें नष्ट कर सके। तो किससे जुड़ी हुई है? CAR यानी सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा है सीननौच। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्र की रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी निरंतर 20% से अधिक रही है। ऐसा नहीं है, लगभग 18% रही है दीर्घकालिक रूप में। 2020-21 में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है 20.2% और 2021-22 में 18.8% रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी हिस्सेदारी निरंतर 20% से अधिक रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण के तहत अधिकांश हिस्सेदारी निजी निवेश की है, ये सही है। कृषि में अधिकांश निजी निवेश किसानों द्वारा किया जाता है, चाहे वह सिंचाई, मशीनीकरण अथवा भूमि विकास के लिए हो। जहां तक भारत में कृषि में पूंजी निर्माण का संबंध है तो लगभग 76% निजी क्षेत्र द्वारा और 24% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा किए गए पूंजी निर्माण में से 70% से अधिक कृषि भूमि धारक परिवारों द्वारा किए गए निवेश के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला। भारत में 80% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि में संलग्न हैं, नहीं, 57.8% परिवार जो है वो कृषि में संलग्न हैं, इसलिए ये गलत है। तो इसमें से केवल 2 सही है, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादई यानी मंडोवी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में कर्नाटक से होता है। बिल्कुल, ये नदी यानी महादई यानी मंडोवी नदी जो है कर्नाटक के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। यह नदी मालप्रभा की सहायक नदी है, नहीं, मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसकी नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसी नदी पर प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी सुर्खियों में देखी जाने वाली धर्मशाला घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2024 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में पूर्व महामारी स्तर पर रिकवरी करना है। तो सितंबर 2022 में पर्यटन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में धर्मशाला घोषणा 2022 जारी की गई थी। धर्मशाला घोषणा का उद्देश्य 2024 तक पर्यटन क्षेत्र में पूर्व महामारी स्तर पर रिकवरी करना है और इस वर्ष यानी 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। इसमें 2047 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र द्वारा $1 ट्रिलियन का दीर्घकालिक राजस्व शामिल है, ये स्टेटमेंट सही है। दीर्घ अवधि में इसका लक्ष्य भारत के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है और 2047 तक इस क्षेत्र द्वारा $1 ट्रिलियन के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम उपर्युक्त में से किन तकनीकों का उपयोग परिशुद्ध खेती में किया जाता है? तो परिशुद्ध खेती यानी प्रेसिजन फार्मिंग में ये पारंपरिक खेती से थोड़ा सा अलग हट करके है। इसमें ये जांच किया जाता है कि जिस खेत में हमें खेती करना है, फसल बोना है, उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, सॉइल किस प्रकार का है, उसमें कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है और किस माइक्रो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किस तरीक़ा के फर्टिलाइजर्स का हमें उसमें यूज किया जाना चाहिए और मिट्टी की प्रकार कैसी है, उसमें किस तरीक़ा से सिंचाई, कम पानी की आवश्यकता है या ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, तो किस प्रकार से सिंचाई की जानी चाहिए वहाँ पे, और उसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यंत्रों में से किस तरीक़ा के हार्डवेयर, किस तरीक़ा के सॉफ्टवेयर और किस तरीक़ा के यंत्रों की आवश्यकता होगी, जिसमें ये लिस्ट जो दिया गया है वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, इसका यूज किया जाता है प्रेसिजन फार्मिंग में यानी परिशुद्ध खेती में, और भौगोलिक सूचना प्रणाली का भी यूज किया जाता है, रिमोट सेंसिंग तकनीक का भी यूज किया जाता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का भी यूज किया जाता है। तो इनमें से सभी का यूज किया जाता है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर योजना दिया गया है और इधर राइट साइड में उद्देश्य दिया गया है उसका। नेट मीटरिंग नीति। नेट मीटरिंग नीति सौर पैनलों से उत्पन्न अधिशेष और ऊर्जा को ग्रिड में भेजकर ऊर्जा क्रेडिट प्राप्त करना। जो भी किसान सोलर पैनल लगाए हुए हैं अपने घरों पे या अपने खेतों में, उससे यदि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, सरप्लस जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको ग्रिड में बेच करके क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो नेट मीटरिंग नीति जो है इसी उद्देश्य के लिए लाई गई थी, ये सही है। कुसुम। कुसुम का मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रिड को अधिशेष विद्युत बेचकर आय सृजन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, ये सही है। जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वो ग्रिड को बेच करके अपने आय को, किसान अपने आय को बढ़ाएं, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुसुम योजना लाई गई थी, ये सही है। सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना का उद्देश्य क्या रहा? सौर स्ट्रीट लाइट लगाकर विद्युत रहित क्षेत्रों को रोशन करना, ये भी सही है। तो इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड हैं, सभी सही है। तो उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? तो सभी चारों युग्म सुमेलित हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पादप प्लवक हैं? तो पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन को सूक्ष्म शैवाल भी कहा जाता है। ये क्लोरोफिल युक्त स्थलीय पादपों की तरह होते हैं। इन्हें जीवित रहने एवं वृद्धि करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अधिकांश पादप प्लवक उत्प्लावक यानी बुआयंट होते हैं, यानी तैरने वाले होते हैं, और महासागर के ऊपरी भाग जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश करता है उस भाग में ये तैरते रहते हैं। इसमें से डायटम भी एक फाइटोप्लैंक्टन है और डायनोफ्लैजिलेट भी एक फाइटोप्लैंक्टन ही है। इसके अलावा ये कोकोलिथोफोर भी एक प्रकार का फाइटोप्लैंक्टन ही है। क्रस्टेशियन जो है एक अर्थोपोडा संघ का जीव है, जैसे केकड़ा, झींगा, इस संघ का ये जीव है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। और फोरामिनीफेरा जो है ये जू प्लैंक्टन है और ये तलहत्ती में रहता है, तलछट्टी में नीचे रहता है। तो ये भी फाइटोप्लैंक्टन नहीं है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही आ रहा है। 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदों के लिए परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की परिलब्धियां, भत्ता और विशेषाधिकार आता है। विधानसभाओं के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपाल, ये तीनों ये आते हैं उसमें। राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों को दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, उल्लेखित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विधानसभाओं के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपाल की परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान जो है वो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित किए गए हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नहीं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी EPFA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, नहीं। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में नहीं, ये गलत है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था, नहीं, ये गलत है।
IEPFA की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो ये गलत है। यह दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये भी गलत है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी, ये सही है। तो इसमें से डी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान ने सभी संसदीय समितियों के लिए विशिष्ट कार्य निर्धारित किया है, नहीं। भारत के संविधान में विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनकी संरचना, कार्यकाल, कार्यों आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसका समाधान दोनों सदनों के कार्य संचालन नियमों से किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है एवं ये नियमित आधार पर कार्य करती है। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है एवं ये नियमित आधार पर कार्य करती है। इनका गठन संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ तदर्थ समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है। जब तदर्थ समितियां अपना कार्य समाप्त कर लेती है तो उन्हें विघटित कर दिया जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान FDI नीति के अनुसार कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है। बीजों के विकास और उत्पादन में 100% FDI परमिटेड है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं में भी 100% FDI परमिटेड है। पाम ऑयल के बागानों में भी 100% FDI परमिटेड है। कृषि क्षेत्र के बहुब्रांड खुदरा में 51% तक बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51% तक FDI की अनुमति दी गई है। तो इसमें 100% नहीं है, तो 4 नहीं आएगा तो B खत्म हो जाएगा, C खत्म हो जाएगा, D खत्म हो जाएगा, तो A बचेगा, राइट ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में महाविभास है। तो ईसा पूर्व 2री से 1ली शताब्दी के मध्य एक अलग संप्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी संप्रदाय का उदय हुआ था। इस संप्रदाय ने मथुरा और कश्मीर के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। तीसरी बौद्ध संगति में स्थाविरवाद संप्रदाय विभाज्यवादी और सर्वास्तिवादी नामक 2 अलग संप्रदाय में विभाजित हो गया था। इसके पश्चात सर्वास्तिवादी और सौत्रांतिक नामक नए संप्रदायों का उदय हुआ। कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में लगभग 72 से 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। इसका उद्देश्य कश्मीर और गांधार के सर्वास्तिवाद उपदेशकों के बीच होने वाले गंभीर संघर्ष से निपटना था। इस बैठक के दौरान सर्वास्तिवादी सिद्धांतों को एक महाविभास में संगठित किया गया, जिसमें पीठकों पर लिखे 3 बड़े भाष्य थे। इन्हें संक्षेप में संहिताबद्ध किया गया था। तो इसलिए ये जो सी है, बौद्धों के सर्वास्तिवादी संप्रदाय के सिद्धांतों का सारांश है महाविभास, ये सही है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ये सही है। कोल इंडिया लिमिटेड कोयले के स्वदेशी उत्पादन आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान देती है, ये भी सही है। कोर इंडस्ट्री के सूचकांक में कोयला उत्पादन का भारांश 40% है, नहीं। कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक में कोयला उत्पादन का भारांश 10.33% है, 10.33% है, 40% नहीं है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, तो केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर या भारतीय बाइसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के लिए स्थानिक है, नहीं। गौर या भारतीय बाइसन जंगली पशुओं की एक प्रजाति है जो एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी है। इस प्रकार ये भारत के लिए स्थानिक नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, नहीं।
IUCN की सूची में भारतीय बायसन को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए ये गलत है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। बांदीपुर में पाया जा सकता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जा सकता है, तो इसलिए ये सही है, तीसरा सही है इसमें से। तो 2 तो गलत हो गया, 1 और 2। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो केवल 3 सही है, केवल 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय के 8 वर्ष में सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में तेजी से गिरावट आई है, नहीं। केंद्र के पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष GDP के 2.3% तक की वृद्धि हुई थी, तो ये गलत है स्टेटमेंट। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पूंजीगत व्यय में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि हुई है, नहीं। कमी होने की संभावना है, वृद्धि नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसमें से दोनों ही गलत है, तो न तो 1 और नहीं 2, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में विभिन्न तापमानों पर प्लास्टिक और बायोमास अपशिष्ट का तापीय क्षरण है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बायोमास जैसे कार्बनिक पदार्थ का तापीय क्षरण है पायरोलिसिस। इसे ठोस अपशिष्ट निपटान के सबसे अनुकूल और प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल और कुशल तरीका है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नारियल के खोल जैसे कार्बोनेशियस अपशिष्ट के पायरोलिसिस से चारकोल प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट सही है। जलाऊ लकड़ी, नारियल के खोल, तार के अपशिष्ट, मकई के गोलों, काजू के खोल, चावल की भूसी व धान की पराली और चूरा जैसे कार्बनयुक्त अपशिष्ट के पायरोलिसिस से टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन और ईंधन गैस जैसे उत्पादों के साथ चारकोल प्राप्त होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। 2, इसे अपशिष्ट प्रबंधन में भस्मीकरण की तुलना में एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी माना जाता है। भस्मीकरण यानी इंसिनेरेशन और पायरोलिसिस के बीच मुख्य अंतर यह है कि भस्मीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का दहन है, जबकि पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का दहन है। तो इसे अपशिष्ट प्रबंधन में भस्मीकरण की तुलना में एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, 2 और 3, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है, नहीं। विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC सीथलवाड़ थे, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। 2018 के बाद से किसी विधि आयोग का गठन नहीं किया गया है, नहीं। 7 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में भारत के विधि आयोग का गठन किया गया है। 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है। तो 2018 के बाद से किसी विधि आयोग का गठन नहीं किया गया है, ये गलत है। इसमें से केवल 2 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सातारा में स्थापित प्रति सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित पहली समानांतर सरकार थी, नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार की घोषणा चीतू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी, इसलिए ये गलत है। इसने विद्युत वाहिनी नामक एक सशस्त्र दल का गठन किया था। सतारा की पैरेलल गवर्नमेंट ने नहीं किया था। मिदनापुर की जातीय सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक सशस्त्र संगठन विद्युत वाहिनी की स्थापना की थी, तो इसलिए ये गलत है। न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायदान मंडल स्थापित किए गए थे, ये सही है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए गांधी विवाह आयोजित किए गए थे, ये भी सही है।
तो इसमें से 3 और 4 सही है, तो सी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति अंतराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लगातार 2 वर्षों की सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि दर के बीच का अंतर है, नहीं, ये अंतर है जब ये करेंट रियल डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी करेंट रियल जीडीपी और जब इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही हो तो उस समय के जीडीपी के बीच का अंतर है। मतलब करेंट रियल जीडीपी और जब इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही हो तो उस समय के जीडीपी के बीच का अंतर है मुद्रास्फीति अंतराल यानी इस इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्थिति में संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद यानी पोटेंशियल जीडीपी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होना चाहिए, नहीं, करेंट रियल जीडीपी का वैल्यू हायर होना चाहिए पोटेंशियल जीडीपी से, तब जाकर के इन्फ्लेशनरी गैप का कंडीशन बनेगा, स्थिति आएगी। तो इसलिए ये गलत है। सरकारी व्यय में कमी इस अंतराल को कम करने में सहयोग कर सकती है, ये सही है। सरकारी व्यय में कमी, कर में वृद्धि, बॉन्ड्स और प्रतिभूतियां जारी करने से, ब्याज दर में वृद्धि करने से और स्थानांतरण भुगतान में कटौती करने से ये इसको कम करने में सहयोग मिल सकता है, इस अंतराल को कम करने में। तो इसलिए ये सही है, तीसरा सही है। तो केवल थर्ड सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं जीव की किसी भी कोशिका में विभाजित होने और उनमें अंतर करने में सक्षम होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं यानी पीसीएस सभी बीजाणु परतों की कोशिकाएं निर्मित करती है लेकिन गर्भनाल जैसी अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण नहीं करती है, ये स्टेटमेंट सही है। टोटीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में पीसीएस यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं की तुलना में विभेदन का एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम होता है, नहीं, ये गलत है। मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में पीसीएस यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं की तुलना में विभेदन का एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम होता है, तो इसलिए ये गलत है। सही कौन सा है? केवल 2 सही है, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों यानी QCOs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। QCOs भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत विभिन्न मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, ये सही है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जाते हैं। ये उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। इन आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर BIS चिन्ह न लगा हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का चिन्ह न लगा हो, ये सही है। ये आदेश गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को रोकने में भी मदद करते हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो परिसंपत्ति से संबंधित सूचना के आदान प्रदान और रिपोर्टिंग के लिए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी CARF जारी किया गया था, तो ये OECD के द्वारा जारी किया गया था, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसलर सिंड्रोम शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में है? तो केसलर सिंड्रोम की पहली बार प्रयोग 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें उपयोग किए गए रॉकेट, उपग्रह और अन्य अंतरिक्ष मलबे जो कक्षा में जमा हो गए हैं उनकी अन्य मलबे के साथ टकराने की संभावना को बढ़ाते हैं। ये टकराने की एक अत्यधिक तीव्र श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाते हैं जिससे और अधिक मलबा उत्पन्न हो सकता है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? अप्रैल 2022 में भारत और अमेरिका ने 2+2 संवाद में अंतरिक्ष की वस्तुओं की निगरानी के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसलिए ये न्यूज़ में आया केसलर सिंड्रोम। तो ये किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अपशिष्ट से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल समुद्री अकशेरुकी होते हैं जो संघ नाइडेरिया से संबंधित है, ये सही है। काले प्रवालों से सहजीवी शैवाल संबद्ध नहीं होते हैं और वे आमतौर पर महासागरों में अधिक गहराई में पाए जाते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच रहा होता है, तो इसलिए ये सही है। प्रवाल की कई प्रजातियों में वृद्धि वलय होते हैं जिनका उपयोग पूर्व जलवायु के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में स्थापित स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी, नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी तथा उन्होंने खुद को राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में घोषित किया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया था, ये सही है। अनंतिम सरकार को ध्रुवीय शक्तियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी और इसने मित्र शक्तियों के साथ युद्ध की घोषणा की थी, ये सही है। अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन के साथ युद्ध की घोषणा की तथा ध्रुवीय शक्तियों और उनके अनुषंगी देशों द्वारा इसे मान्यता प्रदान किया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है, इसमें से एक गलत है। 2 और 3, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुर्खियों में रहे पद और इकाई दी गई है। बैलेबी जो है एक रेडियो टेलीस्कोप है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है ये, तो ये सही है। गया यानी BH1, गैया BH1 एक उपग्रह है, नहीं ये उपग्रह नहीं है। अर्थ के जो सबसे क्लोजेस्ट जो ब्लैक होल है उसका नाम है गैया BH1, तो ये उपग्रह नहीं है, ये गलत है। रेड 12 आकाशगंगा है, ये रेड 12 हाल ही में एक ब्लैक होल को खोजा गया है जो अर्थ से लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है और वो जिस गैलेक्सी के अंतर्गत है उस गैलेक्सी का नाम है RAD 12, तो ये सही है इसमें। तो इसमें से 1 और 3 सही है, तो केवल 1 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना ओटावा घोषणा 1996 के अनुसार की गई थी, ये बिल्कुल सही है। यह आर्कटिक देशों और आर्कटिक क्षेत्र के देशज लोगों के बीच सहयोग, समन्वय और अनुक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, ये भी सही है, इसी के लिए यह स्थापना की गई थी। भारत आर्कटिक परिषद का सदस्य है, बिल्कुल नहीं। आर्कटिक परिषद में 8 देश आते हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 8 देश शामिल है। और ओटावा घोषणा इन 8 देशों को आर्कटिक परिषद के सदस्य के रूप में परिभाषित करती है। भारत जो है, भारत को 12 अन्य देशों के साथ आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, तो भारत आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है, ये उसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है, तो इसलिए तीसरा गलत है। इसमें से 1 और 2 सही है, तो केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ के तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2 से 4 महीने की शुष्क अवधि को सहन कर सकता है। ताड़ के वृक्ष की सर्वोत्तम वृद्धि ऐसे क्षेत्र में होती है जहां औसत अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और औसतन कम से कम 5 घंटे की धूप होती है। ताड़ के वृक्ष को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है और इसके लिए 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की सुवितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। हालांकि यह 2 से 4 महीनों की शुष्क अवधि को सहन कर सकता है, इसलिए ये सही है। इसके उत्पादन की पूर्व अवधि छोटी होती है जो इसके रोपण के पहले वर्ष से उपज देना प्रारंभ कर देती है, नहीं, यह रोपण के चौथे वर्ष से उपज देना प्रारंभ कर देती है, तो इसलिए ये गलत है। चीन के बाद भारत ताड़ के तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, नहीं, भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है।
तो ये चीन के बाद भारत तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, ये गलत है। भारत वैश्विक व्यापार का लगभग 20% ताड़ के तेल का आयात करता है, यानी पॉम ऑयल का आयात करता है। सबसे बड़ा आयातक है, दूसरा सबसे बड़ा नहीं, तो इसलिए ये गलत है। तो इसमें से तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1732 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को जारी किए गए गोल्डन फरमान ने उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। ये 1732 में नहीं, 1632 में ऐसा हुआ था, तो इसलिए ये गलत है। चार्टर अधिनियम 1793 ने अफीम के लिए चीन तक नौवहन मार्ग खोल दिया था, ये सही है। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा कंपनी का चीन के साथ और चाय में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। नहीं, 1853 के चार्टर अधिनियम से नहीं, 1833 के चार्टर अधिनियम से समाप्त हुआ था। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। हालांकि कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था, जो अंततः चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा समाप्त हुआ था। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? केवल 2 सही है, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD द्वारा तैयार किए गए वैश्विक कर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उनके घरेलू देशों की सरकारों द्वारा अधिक कर आरोपित करने का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है। नहीं, यूरोपीय संघ के सदस्य पिछले वर्ष आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा तैयार किए गए वैश्विक कर समझौते के अनुरूप बड़े व्यवसायों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने पर सहमत हुए हैं। OECD की योजना उन देशों की सरकारों को अधिक कर आरोपित करने का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करती है जहां बड़े व्यवसाय अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संचालित करते हैं, तो इसलिए ये गलत है। इस समझौते के तहत सभी देश बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने पर सहमत हुए हैं, ये सही है। न्यूनतम कर की दर को लागू करने से वैश्विक कर राजस्व में गिरावट आएगी नहीं। यह अनुमान है कि न्यूनतम कर की दर से वैश्विक कर राजस्व में सालाना 150 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी, तो इसलिए ये गलत है। तो सही कौन सा है? केवल 2 सही है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुर्खियों में रहे स्थल और उससे संबंधित देश। शर्म अल शेख क्या कतर में है? नहीं, शर्म अल शेख मिस्र का एक शहर है और यहाँ पर UNFCCC का COP27 आयोजित हुआ था, तो इसलिए यह चर्चा में रहा, तो ये गलत है। समरकंद क्या उज्बेकिस्तान में है? यस, समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में स्थित एक शहर है और 2022 का शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में यहीं पे आयोजित हुआ था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, तो ये सही है। खेरसौन जो है क्या ईरान में है? नहीं, खेरसौन जो है ईरान में नहीं है, खेरसौन यूक्रेन में है, तो इसलिए ये गलत है। पंजशीर क्या अफ़गानिस्तान में है? यस, पंजशीर जो है अफ़गानिस्तान में है और ये न्यूज़ में इसलिए रहा था कि पंजशीर के लड़ाकों का बहुत विरोध झेलना पड़ा था तालिबानी शासकों को, यानी तालिबान शासन के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था पंजशीर के लड़ाकों ने, इसलिए ये चर्चा में रहा, तो इसलिए ये सही है। तो कौन सा सही है इसमें से? 2 और 4 सही है, तो केवल 2 और 4, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नेट्टूर पेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल के परंपरागत शिल्पकारों द्वारा निर्मित किया गया एक हस्त निर्मित अलंकृत बॉक्स है, ये सही है। नेट्टूर पेटी ऐतिहासिक महत्व की एक शिल्पकृति है। यह एक आभूषण रखने वाला बॉक्स या पेटी है। इसका प्रयोग शाही एवं कुलीन परिवारों की महिलाओं द्वारा आभूषणों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। साथ ही इसका इस्तेमाल मंदिरों में मूर्तियों के आभूषणों को रखने के लिए भी किया जाता था। इस पेटी का नाम केरल के गांव नेट्टूर के नाम पर रखा गया है, जहां इस शिल्प की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है।
यह पूर्णतया चंदन की लकड़ी से निर्मित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेटूर पेटी का मुख्य घटक लकड़ी है। इसके लिए मुख्य रूप से रोजवुड, अंजिली, जैकवुड और महोगनी की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो स्थानीय रूप से पाई जाती है। इसलिए यह चंदन की लकड़ी से पूर्णतः निर्मित नहीं होता है। ये गलत है। नेटूर पेटी का निर्माण करने में कुछ मेटल्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कच्ची धातु और पीतल की चादरों का भी यूज किया जाता है इसमें। तो 2 गलत है, 1 सही है, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, 2 अर्हताएं हैं इसमें आर्टिकल 157 के तहत। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए, तो ये सही है। एक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करना आवश्यक है। ये सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 1 और 2 दोनों राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान आंदोलनों के संदर्भ में दक्षिण भारतीय किसान एवं कृषि श्रम संघ, साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था NG रंगा और EMS नंबूद्रीपाद के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल केंद्र सरकार को ही किसी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। नहीं, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब बम्बार्डे मायरिस्टिका स्वैम्प तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जैव विविधता विरासत स्थल है। नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, यह महाराष्ट्र में है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो न तो 1 और न ही 2, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्गांकित ऋण 50% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा घटक है। ये सही है। उसका कंट्रीब्यूशन जो है 54.7% है, 54.7%। ये सही है। तीसरा है, 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले दीर्घावधि ऋण की हिस्सेदारी 90% से अधिक है। नहीं, जून 2022 के अंत में भारत का बाह्य ऋण 617.1 बिलियन $, था। कितना? 617.1 बिलियन $, था। और इसमें से 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले दीर्घकालिक ऋण जो था वो था 487.3 बिलियन $, था। तो इसका यदि हम परसेंटेज निकालें 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आता है 78, लगभग 79, 78.9, लगभग इसको हम लिख सकते हैं 79% के आसपास में ही आता है। 90% तो नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। तो तीसरा गलत है। कौन सा? तीसरा और दूसरा गलत है, 1 सही है इसमें से। दूसरा स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखते हैं। विदेशी ऋण 30% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ ऋण सबसे बड़ा घटक है। ऋण का यह सबसे बड़ा घटक है। बिल्कुल, 31.1% की हिस्सेदारी के साथ विदेशी ऋण बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है, तो 2 और 3 सही है। तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 घोषित स्तंभों में शामिल है? तो मई 2022 में USA ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी IPF का शुभारंभ किया। और इसमें शामिल था व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, डिकार्बोनाइजेशन और अवसंरचना, कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी पहल। तो इसमें से यदि हम यहाँ एक देखें, चीन पर नियंत्रण, चीन पे नियंत्रण इसमें शामिल नहीं है। तो 3 को जो ही हम काट देते हैं इसमें से, तो A खत्म हो जाता है, B खत्म हो गया, C खत्म हो गया, बच जाता है D।
तो इसमें से कौन कौन से शामिल है? 1, 2, 5 और 6। आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी पहल और व्यापार, ये शामिल है। सो राइट ऑप्शन डी होगा।